नमस्कार सभी को। टुडे वी विल डिस्कसिंग ऑन सेकंड चैप्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, फेडरलिज्म, जिसको हिंदी में कहा जाता है संघवाद। इन दिस चैप्टर वी लर्निंग अबाउट अ फेडरलिज्म, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, अ फीचर and routes through which a federation have been formed and what make India federal country and decentralization क्या होता है इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। देखिए, फेडरलिज्म जिसको हम संघवाद कहा जाता है। अगर आप हमने फर्स्ट चैप्टर करवाया था पावर शेयरिंग, अगर किसी ने पावर शेयरिंग कर लिया है तो उसको ये चैप्टर समझने में बड़ा ही ईजी हो जाएगा। अगर किसी ने ये चैप्टर नहीं पढ़ा है तो उसके लिए थोड़ा सा तकलीफ हो जाएगा। अगर आपने नहीं पढ़ा तो मेरे यूट्यूब चैनल पर हरिराज एजुकेशन हब पे जाके आप इससे पावर शेयरिंग चैप्टर को देख सकते हैं। अगर ये समझ में आ गया तो पूरा पूरा चैप्टर आपको समझ आएगा। लेट्स स्टार्ट। हम स्टार्ट करते हैं फेडरलिज्म से। क्योंकि फेडरलिज्म क्या है, देखिए सबसे पहले हमने पढ़ा था पावर शेयरिंग। अब पावर शेयरिंग का मतलब क्या था भाई? अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर between the constitution unit. It means सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्टेट गवर्नमेंट में या लोकल बॉडीज जो पंचायत या जिला पार्षद हैं वहाँ पे क्या हो रही थी, पावर शेयर हो रही थी भाई। हमने डिफरेंट लेवल भी देखे थे। अब यहीं पे वही चीज़ लागू हो रही है कि ये कहता है फेडरलिज्म क्या है, विसंघवाद क्या है। ये कहता है फेडरलिज्म क्या है, एक सिस्टम है गवर्नमेंट का जिसमें क्या होता है, पावर जो है डिवाइड होते हैं बिटवीन द सेंट्रल अथॉरिटी टू वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन यूनिट कौन सी है, बन गए स्टेट गवर्नमेंट और लोकल बॉडी। लोकल बॉडीज में कौन, पंचायत जिला परिषद आती हैं। तो ये क्या होता है फेडरलिज्म, कि भाई एक सिस्टम बन गया सरकार का जिसके अंदर क्या हो रही है, पावर जो है डिवाइड हो रही है बिटवीन द सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स में। अब फेडरलिज्म जो है ना, इसको टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट यहाँ पे देखने को मिलती है। पहले एक गवर्नमेंट तो होती है इंटायर कंट्री, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट बोल देते हैं या नेशनल गवर्नमेंट जिसको बोल देते हैं, केंद्र सरकार जिसको बोल देते हैं। वो क्या होती है, यूजुअली जो रिस्पॉन्सिबल होती है वो अ फ्यू सब्जेक्ट कॉमन नेशनल इंटरेस्ट, जो नेशनल इंटरेस्ट के पूरी कंट्री पे लागू हो रही है उनके लिए वो रिस्पॉन्सिबल होती है। एंड अदर गवर्नमेंट जो है ना एट द लेवल ऑफ द provinces and the state that look after much of the day to day administrative of their state। कि भाई जो स्टेट है वो एक राज्य है, जैसे उत्तराखंड सरकार है या हरियाणा सरकार है, तो ये क्या है, उत्तराखंड का देखेगी या हरियाणा का देखेगी। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो क्या देखेगी, पूरी स्टेट को देखेगी। तो ये डिफरेंस है इनके बीच में, ओके, एक दूसरे के करते हैं। लेकिन अब ये करते तो हैं लेकिन इनके दोनों ही लेवल अलग हैं। दोनों गवर्नमेंट को क्या है, इनकी पावर दे रखी है कॉन्स्टिट्यूशन ने। कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार ये क्या करते हैं, अपनी पावर को इंजॉय करते हैं। उस पावर के अकॉर्डिंग ही ये आगे चलते रहते हैं। तो ये तो होगी हमारी फेडरलिज्म यानी कि संघवाद की डेफिनेशन। अब आगे करते हैं टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। टू टाइप्स हैं भाई, कौन कौन से, यूनिटरी गवर्नमेंट यानी कि यूनिटरी कौन सी, एक यूनिट के अंदर जो काम कर रही है। क्या कहता है, इस सिस्टम के अंदर क्या होता है, जो गवर्नमेंट है ओनली वन लेवल की गवर्नमेंट होती है भाई, और उसकी जो सब यूनिट होती है ना वो उसकी सबॉर्डिनेट होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके अंदर में छोटी छोटी गवर्नमेंट है लेकिन इसके अंडर में काम कर रही है पूरी तरह से ये, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ना वो रूल या ऑर्डर जो है वो पास करती है। यानी कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट है, इसने ऑर्डर पास किया, स्टेट के पास गया, अब स्टेट को ये मानना पड़ेगा, इसको लागू करना पड़ेगा। सारी ये डिपेंड किस पे रहेगी, इस गवर्नमेंट पे रहेगी। ये होती है यूनिटरी गवर्नमेंट। यहाँ पे लोकल जो गवर्नमेंट है वो भी इस पे डिपेंड रहती है। लेकिन अनोदर जो टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट है वो है फेडरल सिस्टम। इसके अंदर क्या होता है, फेडरलिज्म का आपका पढ़ लिया कि भाई यहाँ तो क्या होता है, जो यहाँ तो क्या थी, सेंटर जो है स्टेट को ऑर्डर दे रही है,
और स्टेट क्या कर रही है, उसको फॉलो कर रही है। लेकिन यहाँ पे फेडरल के अंदर क्या होगा कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये स्टेट गवर्नमेंट है, ये इसको ऑर्डर तो कर सकती है, लेकिन इसकी कुछ पावर्स हैं, ये अपने स्टेट के अंदर जो पर्टिकुलर एरिया है उसके अंदर अपनी पावर को एंजॉय करेगी, लेकिन ये पूरी कंट्री को देखेगी, लेकिन इसकी दखलंदाजी नहीं करेगी। कुछ मामले में ये जरूर पास कर सकती है ऑर्डर, और ये स्टेट गवर्नमेंट को मानेगी भी, लेकिन हर मामले में दखलंदाजी नहीं कर सकती स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर, क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट किसके अंदर, फेडरल सिस्टम के अंदर। चलिए एक बार इसका कंपैरिजन करके देख लेते हैं। हमने डेफिनेशन देख ली। अब ये क्या करता है कि भाई यूनिटरी गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट। अब यूनिटरी गवर्नमेंट में क्या है, एट द वन लेवल है गवर्नमेंट, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही थी ना, सेंट्रल गवर्नमेंट, उसकी सबऑर्डिनेट कौन थी, स्टेट गवर्नमेंट, यही तो इसको ऑर्डर दे रही थी। लेकिन फेडरल गवर्नमेंट में क्या हो रहा है, यहाँ पे गवर्नमेंट के कितने लेवल हैं, 2 लेवल हैं, एक तो सेंट्रल लेवल पे है, एक स्टेट लेवल पे है, नीचे भी हो सकती है, वह लोकल बॉडीज भी हो सकती हैं। ये कहती है जो सेंट्रल गवर्नमेंट है यहाँ पे सारी की सारी पावर को इंजॉय करती है, और यही क्या करती है, पास करती है स्टेट गवर्नमेंट को ऑर्डर, और उसे फॉलो अप करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट है इंटायर कंट्री के लिए, यानी कि वो सारी की सारी कंट्री को देखती है, और स्टेट गवर्नमेंट वर्क करती है अपने स्टेट के लिए, पर्टिकुलर जो बाउंड्री है उसके अंदर जो स्टेट है उसके लिए, फॉर एग्जाम्पल हरियाणा, फॉर एग्जाम्पल उत्तर प्रदेश। ठीक है, यहाँ पे अगर देखे जाए तो यहाँ पे जो ऑर्डर है वो पास किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट को, और अपने सबऑर्डिनेट गवर्नमेंट को, उनको वो फॉलो करती हैं। लेकिन यहाँ पे क्या करती हैं, ये वर्क्स करती है, रूल एंड रेगुलेशन बना सकती हैं फेडरल जो गवर्नमेंट है उसके अंदर, वो नेशनल लेवल का, और यहाँ पे जो है वो स्टेट गवर्नमेंट जो अपनी स्टेट लेवल का रूल एंड रेगुलेशन बना सकती है भाई। यहाँ पे क्या होता है, जो स्टेट गवर्नमेंट है वो किसी भी तरह का ऑर्डर नहीं दे सकती कहीं भी, उनको ऑर्डर कहाँ से मिलेगा, सीधा सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट से। लेकिन यहाँ फेडरल गवर्नमेंट में क्या है, उल्टा है इसका, क्या है, यहाँ पे जो पावर है वो इंजॉय की जाती है, जो इनको दे रखी है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। और यहाँ पे जो है, जो गवर्नमेंट है वो हम मान सकते हैं, जैसे इसके एग्जांपल अगर देखें ऐसे यूनिटरी गवर्नमेंट के, तो यूके एंड इटली के अंदर एंड पुर्तगाल के अंदर। और फेडरल अगर गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो इंडिया, बेल्जियम, साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया के अंदर मिल सकती है। और यहाँ पे जो है ना गवर्नमेंट, दोनों की दोनों, यहाँ तो क्या है, पूरी की पूरे स्टेट जो गवर्नमेंट है, यूनिटरी जो सिस्टम, इसके अंदर स्टेट गवर्नमेंट जो है ना वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है भाई लोगों के लिए। वो किसके लिए, कौन है यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल, यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल डायरेक्टली है सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन अब फेडरल की अगर हम बात करें तो फेडरल जो गवर्नमेंट है ना, तो इसके अंदर जो स्टेट गवर्नमेंट है और सेंट्रल गवर्नमेंट है, दोनों ही दोनों क्या है, रिस्पॉन्सिबल है भाई अपने वर्क्स के लिए, रिस्पॉन्सिबल है किसके, पीपल के, सिटीजन्स के, तो सिटीजन इनको चुन के आगे भेजते हैं। तो ये हमने बात की टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट की। नेक्स्ट हम बात करते हैं फीचर्स। अब फीचर ऑफ फेडरलिज्म, संघवाद के भाई क्या फीचर है। अब सबसे बड़ी बात है कि पहला इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो आता है, 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट। आपने देखा फेडरल गवर्नमेंट के अंदर क्या पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किस में होगा, लेवल होंगे। अब लेवल किस किस में, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है और लोकल बॉडीज है, इनके अंदर क्या होती है, पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो फेडरल जहाँ भी सिस्टम होगा, जहाँ भी फेडरलिज्म होगा, वहाँ पे कहीं ना कहीं लेवल ऑफ गवर्नमेंट जो है वो 2 लेवल तो होंगे ही होंगे। ज़्यादा भी हो सकते हैं, हमारे इंडिया में तो ज़्यादा भी है, क्योंकि यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है और लोकल बॉडीज हैं। लोकल बॉडीज में मैंने आपको बता दिया था कौन आती है, पंचायत आती है, जिला परिषद आती है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस आती हैं। तो ठीक है, तो यहाँ कहीं ना कहीं मोर देन 2 लेवल भी होंगे। ठीक है, नेक्स्ट ये क्या कहता है, ईच लेवल हैज इट्स ओन जुरिडिक्शन, यानी कि उनकी पावर जो है ना, उनके हर लेवल पे अपनी पावर है। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसको अलग पावर दे रखी है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। स्टेट गवर्नमेंट है, उनको अलग
पावर मिली हुई है वो अपनी स्टेट में इंजॉय करते हैं, अपनी पूरे इंटायर कंट्री के लिए रूल एंड रेगुलेशन बनाते हैं। जो पंचायत है वो एक गांव विलेज लेवल का जो है उसका काम करती है। तो हर किसी की जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें पावर जो है ना वो पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड कर रखी है, और हर कोई अपनी ही पावर में इंजॉय करता है, एक दूसरे की पावर को वो कोलैप्स या ओवरलैप नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है भाई, ये कहता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर इनकी जो पावर्स है ना, जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, लीगल डॉक्यूमेंट इन विच वी फाइंड सो मेनी रूल एंड रेगुलेशन फॉर ए कंट्री। जैसे हमारा भारतीय संविधान है, तो इस संविधान के अंदर क्या है भाई, इनकी जो पावर है ना पूरी तरह से, वो पावर को पूरी तरह से स्पेसिफाइड कर रखा है भाई, पूरे प्रोविजन दे रखे हैं भाई, कि आर्टिकल दे रखे हैं, आर्टिकल में दे रखा है भाई, जैसे शेड्यूल है हमारे 12 शेड्यूल है, तो उस शेड्यूल में 7 नंबर जो है ना उसके अंदर हमारी कुछ लिस्ट दे रखी है भाई, जिसके बारे में अभी हम विस्तार से पढ़ेंगे। उन लिस्ट में हम पढ़ेंगे कि यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। अब यूनियन लिस्ट में यूनियन जो गवर्नमेंट है यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ सब्जेक्ट दे रखे जिन पे वो लॉ एंड रूल बना सकती है। कुछ स्टेट लिस्ट में स्टेट के इम्पोर्टेंस के हैं जो स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है, और कुछ करंट की दोनों ही उस पर रूल एंड रेगुलेशन बना सकते हैं। इस प्रकार उनका क्या कर दिया, दोनों का अलग अलग लिख दिया भाई, कौन क्या काम करेगा और किस दायरे में रह के काम करेगा। जो उनका काम दे रखा है ना वो ही करते हैं, फालतू वो इधर उधर नहीं करते, ना किसी के जो रूल है वो कोलैप्स करते हैं। फिर आगे कहता है भाई, चेंज इन द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर द कंसेंट ऑफ बोथ द गवर्नमेंट्स। कि भाई जब भी संविधान के अंदर मान ले ऐसा ना हो कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो थोड़ी ज़्यादा पावरफुल होती है, तो ऐसा ना हो कि वो अपने अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन को जो है उसको अमेंडमेंट कर दे, उसमें बदल दे सब कुछ। ऐसा नहीं होगा भाई, क्योंकि कुछ जो रूल्स हैं जो अमेंडमेंट हैं वो डायरेक्टली आपकी पार्लियामेंट कर सकती है, जो स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट वो कर सकती है। लेकिन कुछ एक प्रोविज़न ऐसे हैं जिनके अंदर हमें स्टेट की भी क्या चाहिए, कंसेंट चाहिए, स्टेट का भी उसमें क्या होगी, वोटिंग होगी। अगर स्टेट गवर्नमेंट पास नहीं करेगी तो वो रूल नहीं बनेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कोई प्रेसिडेंट जो हमारे हैं उनसे रिलेटेड कोई कानून है, संविधान में बदलाव करने की बात कर रहे हैं, या हमारे फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड है, ऐसी कोई भी चीज़ जो बदलना चाहती है तो उसके अंदर अकेली जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो नहीं बदल सकती, उसके अंदर हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट है उनको भी साथ में लेके चलना पड़ेगा। तो इस प्रकार क्या है, सारी जो पावर है वो एक हाथ में नहीं है, इसका मतलब वो डिस्ट्रीब्यूट हो गई हैं और वो पूरी तरह से एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। नेक्स्ट क्या कहता है, कोर्ट्स, जो हमारी कोर्ट है, न्यायालय है, जुडिशरी है, जो हमारी जुडिशरी है वो क्या कहती है, एन एम्पायर इफ एनी डिस्प्यूट अराइज बिटवीन द लेवल ऑफ गवर्नमेंट। भाई हमारी जो कोर्ट है ना वो एक एम्पायर के रूप में क्या करती है, जिस प्रकार क्रिकेट का मैच होता है ना या कोई भी मैच होता है उसमें एम्पायर होता है, एम्पायर क्या करता है, ठीक और सही को बताता है, भाई ये राइट है ये रॉन्ग है, इनने गलत किया इसने गलत किया। इस प्रकार हमारी जो कोर्ट है ना, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, ये जो कोर्ट है ये एक अंपायर का रोल करती है। ज़्यादातर इसके ऐसे कोई मामला अगर आता है ना कि किसी कोई डिस्प्यूट हो गया बिटवीन दी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, या कोई दो स्टेट के बीच में हो गया, तो डायरेक्टली हम कहाँ जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट जो है ना वो एक एक्ट करता है हमारे एम्पायर की तरह, वही डिस्प्यूट की सुनवाई करता है, और सुनवाई करने के बाद वो रिजल्ट अनाउंस करता है। जो रिजल्ट वो देता है वो इनके लिए क्या होते हैं, मानना तय होता है, उसके अलावा वो कहीं नहीं सकते। तो कोर्ट जो है एम्पायर का रोल प्ले करता है दोनों को डिस्प्यूट को रिसोल्व करने के लिए। नेक्स्ट क्या कहता है, सोर्स ऑफ रेवेन्यू स्पेसिफाइड। भाई दोनों का टैक्स लगाते हैं ना, टैक्स लगाने का दायरा बना रखा है पहले ही, कॉन्स्टिट्यूशन में हर आर्टिकल में लिख रखा है भाई कौन क्या करेगा, कौन सा टैक्स। कुछ टैक्स ऐसे होते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, इम्पोज करती है और कलेक्शन भी करती है, लेकिन देती किसको है, स्टेट गवर्नमेंट को। कुछ टैक्स ऐसे हैं जो लगाती कौन है, सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, लेकिन कलेक्शन कौन करता है,
स्टेट गवर्नमेंट करती है और अपने पास रख लेती है। कुछ ऐसे टैक्स है जो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, लेकिन कलेक्शन कौन करती है? स्टेट गवर्नमेंट करती है, और देती किसको है? सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये सारी चीज़ें लिख रखी है भाई, कौन सा डायरेक्ट टैक्स होगा, इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा होगा, और कौन सा टैक्स जो है ना वो स्टेट गवर्नमेंट लगाएगी, और कौन सा टैक्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगी भाई, वो सारी की सारी लिख रखा है। फिर कहता है ड्यूल ऑब्जेक्टिव। भाई जो फेडरलिज्म उससे हमारे कई ऑब्जेक्टिव जो है ना वो फुलफिल होते हैं। पहले, प्रमोट यूनिटी ऑफ ए कंट्री। भाई फेडरलिज्म है, अगर पावर का डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है तो स्टेट गवर्नमेंट जो है, जो छोटी छोटी स्टेट होती है उसमें भी कन्फ्लिक्ट नहीं होंगे, जाहिर सी बात है उनके इंटरेस्ट कोलैप्स नहीं होंगे, तो वो क्या करेंगे? कन्फ्लिक्ट नहीं होंगे, तो क्या होगी? यूनिटी प्रमोट होगी। और यही क्या होगा जब यूनिटी बन जाएगी, जैसे हमने पावर शेयरिंग के अंदर पढ़ा था कि बेल्जियम और श्रीलंका, श्रीलंका के अंदर क्या था, वहाँ पे जो कन्फ्लिक्ट चल रहे थे, सिविल वॉर जैसी कंडीशन बनी हुई थी, लेकिन बेल्जियम ने क्या कर दिया था? आराम से अकोमोडेट कर लिया था। तो ऐसे ही जब फेडरलिज्म को फॉलो किया जाता है तो उससे प्रमोट यूनिटी तो होती है, साथ में क्या होती है? अकोमोडेट करते हैं रीजनल डाइवर्सिटी। अब रीजनल डाइवर्सिटी का मतलब क्या है? कि भाई हर स्टेट जो है ना उसका अपना ही एक कल्चर है, उसकी अपनी एक मदर टंग है। अब वो मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में भी पूरी पावर होती है, वो कहती है भाई हिंदी जो है ना वो हमारी नेशनल लैंग्वेज है, लेकिन तमिल बोलने वाले तो नहीं मानेंगे ये चीज़, मलयालम बोलने वाले तो, कन्नड़ बोलने वाले तो नहीं मानेंगे, तो कहेंगे नहीं जी ठीक है हम हिंदी को भी मान लेते हैं, लेकिन इसको नेशनल दर्जा मत दो, हम तो इसको यूज करके खुश होते हैं, हमारे जो सब्जेक्ट्स है, जो हमारे सिटीजन है वो तो इसको जानते हैं, तो हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन चलेगा ना कहीं इस चीज़ से ज़्यादा चलेगा। तो ये क्या होता है? रीजनल जो अकोमोडेशन है, क्योंकि उनके पास पावर है, वो इससे रिगार्डिंग क्या है? रूल बना सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट। तो क्या है? ये प्रमोट कर देती है यूनिटी के साथ साथ अकोमोडेट करती है रीजनल डाइवर्सिटी को। तो ये कुछ फीचर्स थे जो हमने डिस्कस किए। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट करते हैं। देयर आर टू काइंड्स ऑफ रूट्स थ्रू विच फेडरेशन हैव बीन फॉर्म्ड। कि भाई दो तरीके बता रहे हैं कि जिनके द्वारा जो फेडरेशन है, जो फेडरलिज्म जो स्टार्ट की जाती है, दो तरह से स्टार्ट की जाती है। कोई भी कंट्री है उसके अंदर दो तरह से फेडरेशन जो फेडरलिज्म को फॉलो किया जाता है। भाई देखिए यूएसए जो है वहाँ भी फेडरलिज्म है, इंडिया जो है वहाँ भी फेडरलिज्म है, संघवाद दोनों कंट्री में, लेकिन दोनों का तरीका जो मॉडल जो है ना वो अलग है, अपनाने का तरीका अलग है। क्या है? दो तरह से अपनाया जाता है भाई। कौन कौन सा अपनाया जाता है? स्टार्ट करते हैं ये वाला। अ कमिंग टूगेदर अ फेडरेशन, कि एक साथ आइए, आकर, कमिंग मतलब आना, साथ आकर कुछ चीज फॉर्म करना, संघ बनाना भाई, एक साथ मिलकर संघ बनाना। ये कहता है कि इस रूट के अंदर ना इंडिपेंडेंट जो स्टेट है, जो स्वतंत्र जो स्टेट है ना वो आती हैं भाई, एक दूसरे के साथ मिलती हैं, और वो क्या करती हैं? एक बिगर यूनिट बना लेती हैं। एंड वो क्या करती हैं? हालांकि उनके पास अपनी सत्ता तो है, यानी कि सो दैट पूलिंग सोवरेनिटी, इनकी प्रभु सत्ता तो है, उनके डिसीजन जो हो ले सकती हैं, बट वो क्या करती हैं? अपनी आइडेंटिटी को बनाए रखने के लिए, और वो क्या करती हैं? इंक्रीज करने के लिए अपनी सिक्योरिटी को, क्योंकि क्या है वो छोटी छोटी स्टेट हैं, स्वतंत्र तो हैं वो, लेकिन क्या है वो छोटी छोटी हैं। अब छोटी छोटी मान लीजिए एक एरिया, दो एरिया, तीन एरिया, अब यहाँ क्या इनको खतरा है ना, इन पर कोई भी अटैक कर सकता है, इनको कोई भी अपने अंदर कंट्रोल कर सकता है। तो ये क्या चाहती हैं कि हम सारी एक इकट्ठा होकर एक फेडरेशन बना लें, उसको एक नाम दे दें, अगर इस पे कोई अटैक होता है तो सारे इकट्ठे हो जाएंगे, हम एक गवर्नमेंट बना लेंगे एक छोटी सी, जो हमारा सारे कार्य देखेगी। इससे क्या होगा? हमारा जो ट्रेड है वो भी बनेगा, हमारी सिक्योरिटी बन जाएगी, और कोई हम पे कब्जा भी नहीं करेगा। तो इस तरह की चीज़ें ये छोटी छोटी जो स्टेट है एक साथ मिल जाती हैं, फेडरेशन बना लेती हैं। इस तरह की जो फेडरेशन है ना वो यूएसए, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया में है। आपने याद होगा कि जो यूएसए का जो फ्लैग है उसके अंदर कैसा फ्लैग हो, उसके अंदर आपने देखा हो उस फ्लैग के अंदर ना बहुत सारे स्टार हैं। आप बता सकते हैं कितने हैं? उसके अंदर 50 स्टार हैं। वो 50 स्टार का मतलब ही क्या है कि वो 50 स्टार हर एक 50
जो स्टेट हैं वो 50 स्टेट मिलकर क्या बनाती है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बनाती है, एक संघ बनाती है जिसका नाम है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अब ये 50 स्टेट, 50 स्टार ये हैं, रिप्रेजेंट करते हैं 50 स्टेट को, ध्यान रखना। नेक्स्ट आता है होल्डिंग टूगेदर। भाई होल्डिंग टूगेदर फेडरेशन, कि भाई होल्ड करके रखना। इसमें क्या होता है, इसमें तो क्या हुआ, छोटी छोटी यूनिट थी वो आके मिली, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक बड़ी यूनिट है, एक देश है, इसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दें, ये छोटी छोटी टुकड़े बन गए भाई, इनको बोलेंगे होल्डिंग टूगेदर। वहाँ पे क्या था, छोटी छोटी स्टेट थी, उन स्टेट ने मिलकर एक कंट्री बना ली, बड़ा फेडरेशन बना लिया। तो इंडिया में इसी तरह का फेडरेशन को फॉलोअप किया जाता है। क्या कहते हैं, इन दिस रूट इन लार्ज कंट्रीज decided to divide its power between the constituent state and the national government. India, Spain, Belgium example of this kind of holding together federation। एक बार इसको थोड़ा कंपैरिजन करके हम देख लेते हैं भाई। कंपैरिजन में क्या करता है, देखिए ये तो होल्ड कमिंग टूगेदर था, यूएसए वाला मॉडल, ये था होल्डिंग टूगेदर। भाई बड़ी यूनिट है, क्या करता है, यहाँ पे इंडिपेंडेंट जो स्टेट है ना वो बड़ी यूनिट बनाती हैं, और यहाँ पे क्या करते हैं, एक लार्ज जो स्टेट है वो डिवाइड होती है छोटी छोटी यूनिट के अंदर। यहाँ पे क्या होता है, वो अपनी आइडेंटिटी और बनाए रखने के लिए और सिक्योरिटी को इंक्रीज करने के लिए एक साथ आते हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो थोड़ी सी ताकतवर होती है, और यहाँ पे स्मूथली जो है ना एडमिनिस्ट्रेशन हम रन कर सकें, गवर्नेंस अच्छी कर सकें, इसलिए हम छोटी छोटी यूनिट में डिवाइड करते हैं। ये जितने भी हैं इनके अंदर सारी जो स्टेट होती है वो इक्वल पावर होती है। लेकिन यहाँ पे क्या है ना, होल्डिंग टुगेदर के अंदर जैसे इंडिया वाला मॉडल है, इसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ ज़्यादा पावर्स मिली होती हैं बजाय किसके, स्टेट के। तो ये एग्जाम्पल थे। चलिए नेक्स्ट हम करते हैं, क्या है नेक्स्ट है वही कि व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री, कि इंडिया को ऐसी क्या चीज़ें हैं जो इंडिया को फेडरल कंट्री अब बनाती हैं भाई। देखिए कोई भी कंट्री फेडरल है इसका हम कैसे पता लगाएं, तो कुछ प्रोविजन हमारे दिए गए होंगे ना, जैसे हमने फीचर पढ़े थे, वो फीचरों को यहाँ पे हम लागू कर सकते हैं भाई। टू एंड मोर क्या होंगे, लेवल ऑफ गवर्नमेंट होंगे। तो ये क्या है, अब हमारी जो गवर्नमेंट है ना इंडिया के अंदर क्या कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन जो ओरिजिनली है ना वो प्रोवाइड करता है 2 टायर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट जो आपको पता है, यूनियन का सेंट्रल गवर्नमेंट जो पूरी कंट्री को होल्ड करती है, रिप्रेजेंट करती है, एंड स्टेट गवर्नमेंट, दो तरह के स्टेट है, जो स्टेट यानी कि एक छोटे से एरिया करती है। ए थर्ड टायर ऑफ फेडरलिज्म वाज एडेड इन द फॉर्म ऑफ पंचायत एंड म्यूनसिपल कौंसिलिटी, जिसको कहा गया है लोकल बॉडीज। क्या कहा गया है इसको, लोकल बॉडीज इसको कहा गया है भाई, लोकल बॉडी के अंदर ये आती है। तो अब हमारे यहाँ कितने हो गए, 3 टायर सिस्टम हो गया, ठीक है, एक सेंटर, स्टेट एंड लोकल बॉडीज। और यही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सबकी पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है करली प्रोवाइड करता है 3 अफोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल बॉडीज, और इनकी भी पावर देता है वो, यानी कि अब वो क्या करता है, 3 लिस्ट जो मैंने बताया था हमारी शेड्यूल है, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर क्या है, आर्टिकल है, पार्ट है और शेड्यूल है। तो जो शेड्यूल है वो हमारी 12 है, 12 में भी जो हमारी शेड्यूल नंबर 7 है ना, वो 7 नंबर जो है वो उसके अंदर हमारी क्या दे रखी है, कुछ लिस्ट दे रखी है। कौन कौन सी लिस्ट है भाई, देखिए सबसे पहले आती है यूनियन लिस्ट, इसको बोलते हैं केंद्र सूची, इसको बोलते हैं केंद्र सूची भाई, यानी कि केंद्र सरकार की सूची है। इसके अंदर ऐसे सब्जेक्ट को इंक्लूड किया गया है जो नेशनल लेवल के इम्पोर्टेंस रखते हैं भाई, जैसे कि डिफेंस हो गया, फॉरेन रिलेशन हो गया, बैंकिंग हो गया, कम्युनिकेशन हो गया एंड करेंसी हो गया।
ये क्या है, ये सारे के सारे नेशनल लेवल की इंपॉर्टेंस रखते हैं। इसलिए क्या है, ये इन पे जो भी रूल एंड रेगुलेशन बनाने की जो पॉलिसी लागू होगी ना, वो सारी की सारी किसके हाथ में जाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में जाएगी। दे आर इंक्लूडेड इन दिस लिस्ट बिकॉज वी नीड यूनिफॉर्म अ पॉलिसी ऑन दीज मैटर्स थ्रू आउट द कंट्री। यूनियन जो गवर्नमेंट है अलोन कैन मेक लॉ रिलेटिंग टू दिस सब्जेक्ट मेंशन इन द यूनियन लिस्ट। क्योंकि हम चाहते हैं कि भाई बैंकिंग है, अब बैंक स्टेट अलग रूल चला दें, हम कहेंगे भाई हम तो क्या है 10% ब्याज देंगे, हरियाणा वाले का दीजिए हम तो 12% देंगे, पंजाब वाले और भी तोड़ कर देगा, देखिए हम जो 20% ब्याज देंगे, इंटरेस्ट रेट देंगे, आप आइए। तो सारी देश की जनता क्या करेगी, पंजाब में ही पैसा जमा करवा देगी भाई। और ये क्या हो जाएगा, अगर वो पंजाब में पैसा जमा करवा देंगे तो और राज्य क्या हो जाएंगे, सूखे पड़ जाएंगे। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो कि पूरी कंट्री के लिए उनमें एक यूनिटी होनी चाहिए, कि जो एक बार बना दिया वो रूल सारे देश में लागू होगा, तो वो क्या होगा, हमारी यूनिटी को प्रमोट करेगा। तो इस यूनियन लिस्ट में वो सारे सब्जेक्ट किए जाते हैं। लेकिन तय राज्य सूची, यानी कि राज्य सूची यानी कि स्टेट लिस्ट, इसके अंदर जितने भी सब्जेक्ट किए जाते हैं ना कहीं इंपॉर्टेंस रखते हैं सब्जेक्ट स्टेट लेवल की। ये कहता है सब्जेक्ट ऑफ द स्टेट एंड द लोकल इंपॉर्टेंस सच एज पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, इरिगेशन। अब भाई एग्रीकल्चर का ही एग्जांपल ले लीजिए आप। अब हर जगह पे अलग अलग तरह की एग्रीकल्चर होती है ना। मान लीजिए पहाड़ है, माउंटेन एरिया है तो वहाँ अलग है, प्लेन एरिया वहाँ पे अलग है, डेजर्ट एरिया वहाँ पे अलग है। तो इसके लिए क्या है, अलग अलग पॉलिसी की जरूरत है ना। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट एक ही पॉलिसी बनवा दे तो वो तो लागू नहीं होगी, क्योंकि वहाँ तो कंडीशन क्या है, सोइल भी टाइप ऑफ सोइल भी अलग है, इरिगेशन सिस्टम भी अलग है, और वहाँ पे मैं तो कहीं पे प्लेन एरिया, कहीं पे डेजर्ट, कहीं माउंटेन है, तो अलग अलग चाहिए। तो इसमें क्या है, स्टेट ही क्या कर सकता है, ये पॉलिसी अब बना सकता है। तो इसलिए क्या कर दिया, इसको स्टेट लेवल की डाल दिया। इसलिए इस लिस्ट पे जो भी रूल एंड रेगुलेशन बनेंगे, इसमें जो भी सब्जेक्ट हैं वो कौन बनाएगी, स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी। हाँ, कई बार इस पे स्टेट गवर्नमेंट के साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना सकती है रूल, लेकिन ऐसा बहुत रेयर चांस होते हैं। ठीक है, तो आगे क्या करता है ये, फिर रखते हैं भाई कंकरेंट लिस्ट। ऐसे सब्जेक्ट जो दोनों के लेवल के हैं, जो इम्पोर्टेंस रखते हैं, इंक्लूड सब्जेक्ट ऑफ कॉमन इंटरेस्ट बोथ द यूनियन गवर्नमेंट एंड वेल स्टेट गवर्नमेंट। कुछ ऐसे सब्जेक्ट भी हैं जिन पे सेंट्रल गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट भी दोनों ही रूल रेगुलेशन बना सकते हैं, दोनों के लेवल के होते हैं। कौन से होते हैं, कहते हैं सच एज एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियंस, मैरिज, अडॉप्शन एंड सक्सेशन। अब एजुकेशन का एग्जाम्पल लेते हैं। अब एजुकेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसपे क्या है, यूनियन गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट भी रूल बना सकती है, लॉ बना सकती है। लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल एजुकेशन से रिलेटेड किसी स्टेट गवर्नमेंट को रूल बना दिया, तो भाई अगर वो वैसा ही रूल केंद्र सरकार यानी कि यूनियन गवर्नमेंट भी बना देती है, तो जहाँ तक यूनियन गवर्नमेंट ने जो रूल, फॉर एग्जांपल स्टेट गवर्नमेंट ने कहा कि भाई जितने भी जो टीचर बनने के लिए है ना, कोई क्वालिफिकेशन फिक्स कर दी या एज फिक्स कर दी भाई, जो है ना 30 ईयर्स वाला ही, जो 30 ईयर तक ही जो है टीचर बन सकते हैं। लेकिन यूनियन गवर्नमेंट ने रूल बना दिया नहीं जी, 35 साल वाला भी बन सकता है। तो ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ, बाकी सेम रहेगा, लेकिन ये चेंज होके आ जाएगा, इसकी जगह 35 साल, यानी कि यूनियन गवर्नमेंट की जो है रूल वो ज़्यादा माना जाएगा। लेकिन दोनों ही इस पे रूल बना सकते हैं, लॉ बना सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब both the union as well as the state government can make the law on the subject mentioned in this list if their laws conflict each other, the law made by the union government will prevail। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया। अब आता है भाई यूनियन टेरिटरीज। यूनियन टेरिटरीज क्या होती है भाई, ऐसा एरिया जो इतना छोटा है कि जहाँ पे ना तो उसको स्टेट का दर्जा दिया जा सकता है, ठीक है, ना उसको छोड़ा जा सकता है।
तो ऐसे एरिया को हम क्या करते हैं, सीधा साधा जो यूनियन गवर्नमेंट है उसके अंदर दे देते हैं, वो उस पर सीधा का सीधा शासन करती है, उसको संभाल के रखती है। तो ऐसे एरिया को क्या बोलते हैं, यूनियन टेरेटरी, यानी कि यूनियन की टेरेटरीज, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का राज्य। एरिया लाइक चंडीगढ़, लक्षद्वीप, कैपिटल सिटी ऑफ दिल्ली आर कॉल्ड यूनियन टेरेटरीज, जिनको शॉर्ट में बोलते हैं यूटीज। दिस टेरेटरी डोंट हैव द पावर ऑफ द स्टेट, the central government has special power in the running these area, और स्टेट जो है वही इसको क्या करती है, रनिंग करती है वही। ठीक है, अब ऐसे एरिया पे कौन रूल करेगा, वो सारी की सारी करेगी हमारी ये गवर्नमेंट। नेक्स्ट, हाउ अ फेडरलिज्म प्रैक्टिसाइड, कैसे फेडरलिज्म भारत के अंदर या कहीं भी प्रैक्टिसाइज यानी कि उसको लागू किया जाता है। भाई कैसे करते हैं, कुछ मेजर वे हैं, उनको हम देख लेते हैं। अब देखिए, फेडरलिज्म पहले तो यही कर दिया कि भाई लिस्ट बना दी, लिस्ट के थ्रू क्या कर दिया, अलग अलग पावर दे दी उन तीनों लिस्ट में, ये भी एक तरीका फेडरलिज्म का। ठीक है, अलग कोर्ट जो है वो एक रूल अपने आप में एम्पायर का रोल प्ले कर रहे हैं, वो भी एक तरीका फेडरलिज्म का। तीसरा तरीका ये बताता है कैसे हम फेडरलिज्म को लागू किया गया भारत के अंदर। स्टार्ट करते हैं, पहले था लिंग्विस्टिक स्टेट, भाषा के आधार पे राज्य बनाना। भाषा के आधार पे, भाषा के आधार पे क्या है, जब हमारे 1947 के अंदर पहले क्या थे, 14 स्टेट माने गए थे, बहुत बड़े बड़े स्टेट होते थे, जैसे पंजाब में से हरियाणा और हिमाचल निकल गया भाई, मुंबई में से महाराष्ट्र में से गुजरात निकल गया भाई, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड निकल गया भाई। इस तरह से बहुत सारे स्टेट छोटे छोटे रूप में टूटते गए और उनका बहुत देखने को हमें 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरीज मिलती हैं। क्या कहता है, the boundary of several old state India were changed in order to create a new state. This was done to ensure the people who spoke the same language live in a same state. Some states were created not on the basis of language but recognized differences based on the culture, ethnicity, and geography. These include states like Nagaland, Uttarakhand, Jharkhand. अब हमने जब उनको भाषा के तौर पे, पहले तो हमारे जो लीडर्स थे ना, उन्होंने मना कर दिया था भैया कि हम नहीं करेंगे। उन्होंने कहा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जी ने कहा था, उस समय हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम अगर भाषा के आधार पे यानी कि लैंग्वेज बेस पे कोई स्टेट बनाते हैं ना, तो हमारी जो यूनिटी है ना देश की, वो भंग हो जाएगी, देश के टुकड़े हो सकते हैं। लेकिन बाद में जो है, सबसे पहले 1953 के अंदर आंध्र प्रदेश को पहले भाषा के आधार पे स्टेट बनाया गया था, सबसे पहले वही राज्य है, और इस प्रकार हमारी स्टेट जो है भाषा के आधार पे बन गई। लेकिन स्टार्टिंग में इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया था, बाद में बना दी गई डरते डरते, लेकिन बाद में इसको काफ़ी फ़ायदा हुआ हमें, और एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारा काफ़ी ईजी हो गया। सेकंड आता है लैंग्वेज पॉलिसी। भाई लैंग्वेज पॉलिसी क्या है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, वो किसी भी को उसको लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज का दर्जा नहीं देता। हमारी कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं भाई, हिंदी जो हमारी वो क्या है, राजभाषा है भाई, ऑफिशियल लैंग्वेज है, वो नेशनल लैंग्वेज नहीं है। हिंदी कोई भी लैंग्वेज हमारी जो हो नेशनल लैंग्वेज नहीं है। तो हिंदी वाज है, वो सिर्फ क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज है। बट हिंदी मदर टंग है ओनली अबाउट 40% ऑफ इंडियंस। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था उसमें हमें कहा गया था कि हमारी नेशनल जो है ना, वो हिंदी को बना दो। लेकिन जो साउथ वाली स्टेट थी ना, उन्होंने कहा कि जी हम तो हिंदी जानते ही नहीं इतना, हमारे वहाँ तो हिंदी बोला ही नहीं जाता, तो हम कैसे इसको अपनी मदर लैंग्वेज बना लेंगे। तो इसलिए उन्होंने उसको मना कर दिया, और उसके बाद क्या कहा कि ठीक है जी, हिंदी को हम ऑफिशियल लैंग्वेज बना लेते हैं। तो जो कहते हैं 40% जो इंडियन है वही बोलते हैं हिंदी, बाकी नहीं बोलते हैं। तो उनको सेफ गार्ड प्रोटेक्ट देने के लिए अदर लैंग्वेज को, तो हमें उसको क्या कर दिया, रिकोगनाइज कर दिया, और कह दिया कि जी अगर कोई स्टेट अपना ऑफिस
जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो कोई और लैंग्वेज बनाना चाहती है जो उनकी रीजनल लैंग्वेज है, तो उस लैंग्वेज रीजनल लैंग्वेज को भी वो ऑफिस में यूज कर सकते हैं हिंदी या अंग्रेजी की जगह पे। क्या कहते हैं, देर आर 21 अदर लैंग्वेज रिकॉग्नाइज एज ए शेड्यूल लैंग्वेज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। शेड्यूल नंबर 8 के अंदर हमारी क्या है, 8 यानी कि 22 भाषाएं हैं, 22 22 लैंग्वेजेज को रिकॉग्नाइज किया गया था बाय दी किसमें, कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन उसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि इंग्लिश जो है ना उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है। वो 22 जो लैंग्वेजेस के अंदर हिंदी इंक्लूड है, यहाँ पे जो 21 का रखा है ना, इसका मतलब है कि इसको हिंदी को छोड़ के यानी कि हिंदी इसमें शामिल करेंगे तो कितनी हो जाएंगी, शेड्यूल नंबर 8 के अंदर 22 लैंग्वेज, लेकिन इसके अंदर क्या है, इंग्लिश शामिल नहीं है। रिकॉग्नाइज किया गया है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ए कैंडिडेट इन एग्जामिनेशन कंडक्ट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट पोजीशन मे ऑप्ट टू टेक द एग्जामिनेशन इन एनी तीज लैंग्वेजेज, कि भाई 22 जो लैंग्वेज है उसमें कोई भी ऑप्शन वो ले सकता है, उसी भाषा में वो एग्जाम दे सकता है। स्टेट के मैंने जैसे बताया हैव देयर ओन ऑफिशियल लैंग्वेजेज, कि जो रीजनल लैंग्वेज है उनकी वो उसको भी एक्सेप्ट बना सकते हैं भाई। मच ऑफ द गवर्नमेंट वर्क टेक प्लेस द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट, कि भाई वो बनाना चाहते हैं, मान लीजिए कोई कन्नड़ बोलता है तो कन्नड़ को बना सकता है, कोई मलयालम बोलता है मलयालम को बना सकता है, कोई कहता है मराठी तो मराठी को बना सकता है, तो वो ऑफिशियल लैंग्वेज किसी को भी अब बना सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि भाई स्टेट एंड द सेंटर रिलेशन, कि भाई उनके रिलेशन कैसे है। पहले तो मैंने पढ़ा लिंग्विस्टिक पॉलिसी, सेकंड लैंग्वेज, थर्ड सेंटर एंड स्टेट रिलेशन। कि भाई कोलिशन गवर्नमेंट, गठबंधन की सरकार, गठबंधन सरकार का मतलब होता है जब भी रूलिंग पार्टी, जब इलेक्शन होते हैं ना, तो इलेक्शन के अंदर हमें क्या चाहिए होता है, जो टोटल सीट होती हैं उसका 50% चाहिए ना, 50+1 यानी कि 100 सीटें हैं तो 51 वाला क्या हो जाए, जीत जाएगा। लेकिन कई बार क्या होती है, बहुत सारी पार्टी जो है इलेक्शन लड़ती हैं लेकिन किसी को भी मेजोरिटी नहीं मिलती है, तो क्या करती है, 2 या 3 या 4 जो पॉलिटिकल पार्टी वो मिल के क्या करती है, गवर्नमेंट बनाती है और इस रेशो को प्राप्त कर लेती है। अब वो जब ये इस तरह की सरकार बनती है तो उसको बोलते हैं गठबंधनीय या कोलिशन गवर्नमेंट। ए गवर्नमेंट फॉर्म्ड बाय कमिंग टूगेदर ऑफ लिस्ट टू पॉलिटिकल पार्टी, यानी कि 2 तो होंगे ही, उससे ज़्यादा भी हो सकती, 2 हो सकती है या 10 कई इतनी भी हो सकती है। यूजली पार्टनर्स इन द कोलिशन गवर्नमेंट पॉलिटिकल अलायंस अडॉप्ट ए कॉमन प्रोग्राम, और एक कॉमन प्रोग्राम वो अडॉप्ट करते हैं। और सेंटर जो स्टेट रिलेशन है वो हमने यूनियन लिस्ट के अंदर पढ़ा, वो उसको यहाँ पे भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट आता है डिसेंट्रलाइजेशन इन द इंडिया। 2 वर्ड है भाई, क्या है, 2 वर्ड हैं। पहला है कि भाई सेंट्रलाइजेशन और दूसरा है डिसेंट्रलाइजेशन। देखिए सेंट्रलाइजेशन क्या होगा, एक व्यक्ति है, एक पर्सन है, इसने क्या किया, सारी की सारी पावर को अपने हाथ में रोक के रखा हुआ है, जो ये कहता है वही होता है, ये जिसको ऑर्डर देता है वही काम होता है। एक व्यक्ति है, उसने क्या कर दिया कि भाई मान लीजिए एक परिवार ही है ये, मान लिया आप परिवार ही मान लीजिए, 2 परिवार हैं यहाँ पे, ए और बी। ए परिवार का जो मुखिया है उसने क्या किया, सारे के सारी पैसे भी वही रखता है, बाहर के काम भी वही देखता है, खरीदारी भी वही करता है, घर का काम भी वही देखता है, बाहर कोई रिलेशन बनाना वो भी देखता है। लेकिन दूसरी जगह क्या है, बी परिवार में क्या होता है कि बड़े बेटे को उसने पैसे संभाल दिया, बाहर का काम कोई और देख रहा है, घर का काम कोई और देख रहा है, रिलेशन कोई देख रहा है, बाहर मीटिंग कोई ले रहा है। तो यहाँ पे क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया पावर का, यहाँ पे क्या कर दिया, सारी की सारी अपनी हैंड में रख ली पावर। जो ये हैंड में रखी ना, इसका मतलब सेंट्रलाइज हो गया कि सारी चीज़ें यहीं पे हैं, जो ये कहेगा वही हो रहा है। लेकिन यहाँ पे कर दिया पावर को डिसेंट्रलाइज कर दिया, नीचे तक दे दिया भाई कि लो भाई तुम भी यूज करो। तो जब गवर्नमेंट जो है, दोनों तरह की गवर्नमेंट मिलती है, जो गवर्नमेंट सारी पावर को अपने हाथ में रखती है तो उस गवर्नमेंट को हम बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन।
और जब गवर्नमेंट अपनी पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है नीचे तक, नीचे लेवल तक, तो उसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। तो इंडिया के अंदर क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन है। क्या कहता है, व्हेन पावर इज टेकन अवे फ्रॉम द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट, कि स्टेट और जो सेंट्रल गवर्नमेंट तो उनसे दूर पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है टू दी लोकल गवर्नमेंट, इट कॉल्ड दी डिसेंट्रलाइजेशन। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, डिसेंट्रलाइजेशन की बात होगी कि भाई टेकन अवे फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, जो वो है पावर वो चेंज हो जाती है। अब रीजन क्या है भाई, इंडिया के अंदर ये ऐसा क्यों किया गया भाई, इसके कई रीजन हैं। पहले लार्ज कंट्री थी, हमारी कंट्री जो है एक लार्ज कंट्री थी, इसलिए हमने क्या किया, डिसेंट्रलाइज किया कि पंचायत और म्यूनसिपल जो कॉरपोरेशन उनको हमने पावर देनी पड़ गई। अब क्योंकि इतनी बड़ी कंट्री को संभालना आसान नहीं है, अगर ये मान लीजिए प्रधानमंत्री जी हैं आज हमारे जो पीएम साहब हैं, वही सारे काम देखेंगे तो पूरी कंट्री का थोड़ी देख सकते हैं, इसलिए उन्होंने क्या किया कि भाई स्टेट में दे दिया। अब सीएम साहब वो पूरी स्टेट को नहीं देख सकते, इसलिए उन्होंने क्या कर दिया, हर गांव पे एक विलेज लेवल पे जो पंचायत है उसका मुखिया बना दिया सरपंच, सरपंच को कुछ पावर दे दी। अब ये क्या हो गया, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, नीचे तक चली गई भाई, तो इसको हम बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। तो यहाँ पे क्या होता है, जो लार्ज कंट्री थी इसलिए हमने ये डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ गया। नेक्स्ट है थ्री टायर गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट फॉर्म कर दी हमने। थ्री टायर कौन कौन सी, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल बॉडीज। लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स एंड इशू, हमारे यहाँ वही बहुत इशू थे, क्योंकि हमारी जो जब हम आज़ाद होते हैं 1947 में हम फ्रीडम गेट करते हैं, उसमें 80% जो पॉपुलेशन है वो विलेज में रह रही थी, जो कि पुअर पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, अनसैनिटाइज, एग्रीकल्चर, तो ये क्या है हमारी कुछ कॉमन प्रॉब्लम थी। एन एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटीज, ये भी हमारी काफ़ी पुअर थी। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, इशू थे, तो उनको एड्रेस करने के लिए, उनको रिसोल्व करने के लिए हमने क्या किया, डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस भी अपना ली गई। लोकल पीपल, बेटर नॉलेज ऑफ लोकल प्रॉब्लम्स, मान ली विलेज लेवल पे किसी को प्रॉब्लम है, मान लीजिए कोई प्रॉब्लम है कि भाई गली कच्ची है वहाँ की। अब यहाँ पे अगर पीएम साहब गली थोड़ी मंगवाएंगे, उनको थोड़ी पता है कि भाई वहाँ पे कच्ची गलियाँ हैं, वहाँ पे क्या प्रॉब्लम, वहाँ कीचड़ होता नहीं होता, वहाँ तालाब है कि नहीं है, वहाँ एरीगेशन कैसे होती है, सिंचाई के साधन क्या है। अब वहाँ पे क्या है, लोकल जो पीपल वही तो जानेंगे, ये गांव का जो एक व्यक्ति है वही तो गांव को अच्छी तरह से जान पाएगा। तो इसलिए क्या है, सरपंच बना दिया। अब सरपंच एक गांव में देखेगा, वो गांव की हर चीज को जानता होगा, तभी तो सरपंच बना है। तो वो क्या है, अच्छी तरह से उन प्रॉब्लम्स इशू को रिसोल्व कर सकता है। डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। भाई डेमोक्रेटी क्या है, भाई डेमोक्रेसी क्या है, रूल ऑफ पीपल। भाई लोग क्या करते हैं, इलेक्शन के थ्रू क्या करते हैं, इलेक्ट करते हैं रिप्रेजेंटेटिव को, रिप्रेजेंटेटिव वो लेता है, डिसीजन लेता है। तो हम डेमोक्रेसी का मूल मोटिव क्या है, स्प्रिट क्या है, भाई पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल। भाई पीपल कब लेंगे, अब लोकल गवर्नमेंट है, उन्होंने मान ली पीएम बना दिए, अब उनका थोड़ी कुछ हुआ, तो वो भी उनको भी तो वहाँ तक पहुँचाएं ना, कैसे पहुँचाएं, भाई उनके छोटे लेवल पे इलेक्शन करवाना स्टार्ट करते हैं। अब छोटे लेवल पे जब उनके इलेक्शन करवाने स्टार्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं वो पहुँच जाएंगे। अमेंडमेंट, थ्री टायर मेड पावरफुल, पंचायत के लिए भाई 73 हम अमेंडमेंट किया गया 1992 के अंदर, और पंचायत बना दी भाई। अब क्या कहता है, कुछ स्टेप लिए गए भाई जो पावरफुल करने के लिए पंचायत को, क्या कर दिया, पहला रेगुलर इलेक्शन भाई, 5 साल में इलेक्शन होने लगे भाई। पहले ऐसा नहीं होता था, स्टार्टिंग में जब हुआ तो ये ऐसा नहीं होता था, लेकिन बाद में ये अमेंडमेंट कर दिया और ये रूल बना दिया और शेड्यूल नंबर 11 जोड़ दी, और उसके थ्रू रिजर्वेशन फॉर सीट ऑफ एस सी एंड एस टी एंड ओबीसी अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, रिजर्वेशन फॉर वुमेन, 1/3 जो सीट है वो वुमेन के लिए रिजर्वेशन कर दिया भाई, लेकिन क्यों नहीं होनी चाहिए। क्रिएशन ऑफ द स्टेट इलेक्शन, अब देखिए एक तो होता है इलेक्शन कमीशन, जो कि लोकसभा और राज्यसभा
और स्टेट लेजिस्लेटिव जो असेंबली है, प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट, इनके इलेक्शन करवाता है। एक होता है पंचायत और म्यूनसिपल जो कॉरपोरेशन है, उनके जो इलेक्शन करवाता है, उसके लिए हमने क्या कर दिया, एक अलग से ही क्या कर दिया, स्टेट इलेक्शन कमीशन बना दिया, राज्य निर्वाचन आयोग बना दिया। वो क्या है, रिस्पॉन्सिबल है स्टेट के अंदर पंचायत चुनाव करवाने के लिए। स्टेट गवर्नमेंट शेयर पावर ऑफ रिवेन्यू एंड लोकल गवर्नमेंट, अब वो पावर भी शेयर करेगी पंचायत को और रिवेन्यू भी उनको देगी, यानी कि कुछ पैसे भी उनको दिए जाएंगे। फॉर्मेशन ऑफ पंचायती राज रूरल गवर्नमेंट में क्या कर दिया भाई, क्या है ये आपको पता होगा किस लेवल की है, ये हर गांव के लेवल पे मिलती है भाई। पहला क्या कहता है, ग्रुप ऑफ ईच विलेज है वे पंचायत, हर गांव की, बहुत छोटे गांव हैं तो दो गांव को मिला के एक पंचायत बना देते हैं, बहुत बड़े गांव हैं तो उसमें दो पंचायत बना देते हैं, नहीं तो एक गांव पे एक पंचायत तो जरूर मिलती है। प्रेजेंट जो सरपंच होता है भाई, हेड ऑफ पंचायत कौन होता है, सरपंच होता है भाई। डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, लोग जो हैं पीपल जो डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं, इलेक्शन होता है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं, डायरेक्टली इसको इलेक्ट किया जाता है। वर्क्स अंडर द सुपरविजन ऑफ द ग्राम सभा, ग्राम सभा क्या है, जितने भी वोटर होते हैं, वोटर यानी कि जो 18 साल से ऊपर का जो हो जाता है, जिसका जो वोटर लिस्ट में जिसका नाम आ जाता है ना, उसको हम ग्राम सभा का मेंबर मान लेते हैं। और उन लोगों से जो वोटर लिस्ट में जिसका नाम आ गया, उन सभी लोगों से मिलकर ग्राम सभा बनती है। ग्राम सभा सुपरविजन का वो करती है किसका, हमारी पंचायत का। जो पंचायत है उस पर जो सुपरविजन का कार्य जो है ना, वो हमारी किसको सौंपा गया है, वो सौंपा गया है हमारी ग्राम सभा को है। वर्क्स अंडर द सुपरविजन ग्राम सभा हो गया, मीट ट्विस एंड द थ्री इन द अप्रूव द बजट ऑफ द ग्राम पंचायत, ये भाई 2 बार या 3 बार एनुअली मिलते हैं, साल में, ईयर में जो है ना 3-4 बार मिलते हैं, और वहाँ पर बजट डिस्कस होता है भाई, कहाँ क्या काम करवाना है वो डिस्कस होता है। यहाँ पे आपका ये जो चैप्टर है ना, ये क्लोज होता है भाई, ख़त्म होता है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।